नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों यहाँ पर मैं रेगुलर रीट के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के नोट्स अपलोड कर रहा हूँ। ये नोट्स हर विद्यार्थी के लिए, हर प्रतियोगी छात्र जो रीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए उपयोगी है। प्लीज़ आप धैर्य के साथ में शुरू से लेकर अंतिम समय तक वीडियो को ज़रूर देखें और इसके बाद में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसके संबंध में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मित्रों यहाँ पर जो भी नोट्स तैयार किए गए हैं वो बिल्कुल प्रामाणिक नोट्स है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहकर यहाँ पर इन नोट्स के द्वारा अपनी तैयारी कर सकते हो और आवश्यकता पड़ने पर मैं इन नोट्स की PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जहां से आप आराम से इन नोट्स का PDF या तो प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो या फिर खुद नोट्स बनाकर आप पढ़ सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। ठीक है मित्रों, तो मैं यहाँ पर आज का विषय शुरू करने वाला हूँ, लेकिन यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और जो नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन होती है उस बेल आइकन को भी आप दबा लेना, क्लिक कर लेना, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड होते हैं हमारे यहाँ से उनका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परिवार। इससे पहले मैं शायद 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इसके संबंध में, तो आप उन वीडियो को भी एक बार देख लेना मित्रों शुरू से लेकर, ताकि आपको सब चीज़ें आराम से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं परिवार। परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फेमुलस से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है एक नौकर या सेवक। अर्थात परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें माता पिता व बच्चे शामिल होते हैं। परिवार सामाजिक जीवन की सूक्ष्मतम इकाई मानी जाती है, सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, परंतु परिवार की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति को माना गया है। परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है एवं यह परिवार का मूल स्तंभ माना जाता है। समाज की केंद्रीय इकाई परिवार को माना गया है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, समाज की केंद्रीय इकाई किसको माना गया है? परिवार को माना गया है। परिवार में पति पत्नी व बच्चों का शामिल होना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई भी एक कम हो तो वह परिवार न कहलाकर गृहस्थी कहलाता है। अतः संक्षिप्त रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक परिवार गृहस्थी होता है, परंतु सभी गृहस्थी परिवार नहीं होते हैं। एक जैविकीय इकाई के रूप में एक परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री पुरुष को यौन संबंधों की स्थापना व संतानोत्पत्ति हेतु समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। ये किसने कहा है? मैकाइवर ने कहा है। सामाजिक इकाई के रूप में परिवार एक समूह है जो विवाह या रक्त या गोद संबंधों के आधार पर निर्मित होता है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। आगे हम इनकी कुछ परिभाषाएं परिवार की उनको देखते हैं। परिभाषाएं: परिवार रक्त संबंधों का समूह है। किसने कहा है? डेल्स ने। ये परिवार रक्त संबंधों का समूह है, डेल्स ने कहा है। ये परिभाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जा सकती है, छोटी भी है और आराम से एग्जाम में पूछी भी जा सकती है कि परिवार रक्त संबंधों का समूह है। किसने कहा है? डेल्स ने। परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है। इसका आकार छोटा होता है और बच्चों के जन्म व पालन पोषण की व्यवस्था करता है। कौन? परिवार। और यह परिभाषा किसकी है? मैकाइवर एवं पेज की। मैकाइवर एवं पेज की। ध्यान में रखना, आपको पेज नहीं दिखाई दे रहा हो लेकिन मैं आपको नाम बोल रहा हूँ। यह परिभाषा किसकी है? मैकाइवर एवं पेज की। माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। ये किसकी परिभाषा है? क्लेयर।
माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? क्लेयर की। परिवार की विशेषताओं की बात करें तो परिवार सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति है। परिवार की सामाजिक संरचना में कैसी स्थिति है? केंद्रीय स्थिति है। सदस्यों का इसमें उत्तरदायित्व होता है, भावात्मक आधार होता है। परिवार एक स्थायी व अस्थायी संस्था है। परिवार में सार्वभौमिकता पाई जाती है, सीमित आकार होता है, रचनात्मक प्रभाव इसके अंदर पाए जाते हैं। मनुष्य के व्यवहार, मनोवर्ती आदतों पर परिवार का गहरा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक नियंत्रण, वंश नाम की एक व्यवस्था और विवाह संबंध, ये सब परिवार की विशेषताएं हैं मित्रों, ध्यान में रखना है। परिवार के प्रकारों की बात करें, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्या के आधार पर परिवार के 3 प्रकार माने जाते हैं। एकाकी या केंद्रीय या नामिक या दाम्पत्य मूलक परिवार। यह परिवार का एक सबसे छोटा रूप होता है जिसमें पति पत्नी व उनके बच्चे रहते हैं। एकाकी परिवार बनने के कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि, स्वतंत्र रहने की इच्छा, सामाजिक बदलाव, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, अर्थ की प्रधानता, रोजगार और व्यवसाय के लिए प्रवर्जन। प्रवर्जन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ग्रामों में शहरों की ओर पलायन करना, गांवों से शहरों की ओर पलायन करना। ठीक है। संयुक्त परिवार, यह परिवार का बड़ा रूप होता है जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां एक साथ रहते हैं और इनकी संपत्ति भी सामूहिक होती है संयुक्त परिवार के अंतर्गत। वर्तमान में संयुक्त परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं, नहीं तो एकाकी परिवार ही वर्तमान में सबसे अधिक पाए जाते हैं। संयुक्त परिवार के लक्षण क्या है? विशेषताएं क्या है? संयुक्त समिति होती है, तुलनात्मक स्थायित्व होता है एकाकी परिवार से अधिक, साझा निवास स्थान होता है, सभी लोग एक जगह पर रहते हैं, साझा धर्म होता है, सहकारी संगठन की तरह इनके अंदर पाया जाता है और उत्पादक इकाई, पारस्परिक अधिकार दायित्व संयुक्त परिवार में पाए जाते हैं। तो ये संयुक्त परिवार की लक्षण है, संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। संयुक्त परिवार की उपयोगिता क्या है? गुण एवं महत्व क्या है? तो आर्थिक उन्नति, श्रम विभाजन, समाजवाद, बचत, विश्राम के लिए अवसर मिलता है, सामाजिक बीमा होता है, सामाजिक गुण, भूखंडन को रोकता है। संयुक्त परिवार अगर रहता है तो भूखंडन नहीं होता, जमीन का बंटवारा नहीं होता है। संयुक्त परिवार के दोष क्या है? निकम्मों का घर, एक व्यक्ति बैठा हुआ एक काम कर रहा है, एक व्यक्ति आराम से, एक भाई सो रहा है, एक भाई काम कर रहा है, तो ये निकम्मों का घर कहा जाता है। किसको? संयुक्त परिवार को। व्यक्तिगत विकास में बाधक, मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है, झगड़ों का उत्पन्न होना, सब लोग एक जगह रहेंगे तो सामान्य सी बात है झगड़े भी हो सकते हैं, होते हैं। एकता का अभाव, अनियंत्रित प्रजनन, कुशलता एवं गतिशीलता में बाधक, स्त्रियों की दुर्दशा होती है, सामाजिक समस्याओं को प्रोत्साहन मिलता है संयुक्त परिवार के अंतर्गत। तो ये संयुक्त परिवार के दोष है। दोष में सिर्फ क्वेश्चन आ सकते हैं, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का दोष है, कौन सा संयुक्त परिवार का गुण है, विशेषता है, महत्व है। ठीक है। आगे परिवार का प्रकार आता है विस्तृत या विवाह संबंधी परिवार। वह परिवार जिसमें स्वयं के परिवार के अलावा विवाह संबंधों से बने रिश्ते पक्ष के कुछ सदस्य आकर रहने लगते हैं। इस प्रकार के व्यवहार विवाह संबंधी परिवार कहलाते हैं। अधिकार या उत्तराधिकार के आधार पर भी परिवार होते हैं। पितृमार्गी परिवार या पितृसत्तात्मक परिवार, ऐसा परिवार जिसकी सत्ता वरिष्ठ पुरुष या पिता के हाथों में हो। भारत में ऐसे परिवार सर्वाधिक पाए जाते हैं। कैसे? पितृमार्गी या पितृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार, ऐसा परिवार जिसके समस्त अधिकार वरिष्ठ महिला या माता के हाथों में हो, उसे हम मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। भारत में मालाबार तट पर पाए जाने वाली 3 प्रजातियां नायरो, गारो, खासी जनजातियों में इस प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के? मातृसत्तात्मक। तो किन जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार देखने को मिलते हैं? नायरो, गारो, खासी जनजातियों में।
निवास स्थान के आधार पर परिवार, पितृस्थानीय परिवार, ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पत्नी पति के साथ उसके माता पिता के घर में रहे। इस प्रकार के परिवार हिंदुओं व मुसलमानों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। पितृस्थानीय परिवार। मातृस्थानीय परिवार, ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी के माँ बाप के घर में घर जवाई बनकर रहता हो। इस प्रकार के परिवार मायरो, गारो, खासी जनजातियों में पाए जाते हैं। नवस्थानीय परिवार, विवाह के बाद पति पत्नी अपने माँ बाप के घर को छोड़कर अन्यत्र निवास स्थान बना लेते हैं, अन्य किसी जगह पर जाकर रहने लगते हैं, उसको बोलते हैं नवस्थानीय परिवार। मातृ पितृस्थानीय परिवार, ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद माता पिता किसी के भी साथ रहने हेतु स्वतंत्र हो अथवा संतान होने पर दोनों में से किसी भी एक के साथ रहे, उसे कहेंगे मातृ पितृस्थानीय परिवार। मामा भ्रातुल परिवार, ये क्या होता है? ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी अपने मामा के घर जाकर रहे, उसको कहते हैं मामा भ्रातुल परिवार। भारत में ऐसे परिवार नहीं पाए जाते हैं, मामा भ्रातुल वाले परिवार। उभय या द्विस्थानीय परिवार, ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म परिवारों में रहते हैं, परंतु पति रात को पत्नी के घर चला जाता है और सुबह वापस अपने घर आ जाता है। दक्षिण भारत में इस प्रकार के परिवार प्रचलन में है, जैसे केरल और लक्षद्वीप में। तो दक्षिण भारत में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? उभय या द्विस्थानीय परिवार, ये आपको ध्यान में रखना है। वंश के आधार पर परिवार, पितृवंशीय, मातृवंशीय और उभय वंशीय। विवाह के आधार पर परिवार, एक विवाह या एक पत्नी विवाह भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। विशेषतया हिंदुओं में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। बहु विवाहित परिवार, ऐसे परिवार जिसमें बहुत पत्नियां बहुत पतियों से मिलकर बना हो। ऐसा परिवार जो बहुत पत्नियां बहुत पतियों से मिलकर बना हो, उसको कहेंगे बहुविवाहित परिवार। इस प्रकार के परिवार मुख्यतः आदिवासी जनजातियों में प्रचलित होते हैं और इस प्रकार के परिवार 3 प्रकार के होते हैं: बहुपत्निक, बहुपति और उभया। ठीक है। आधुनिक सामाजिक विधान क्या है? ब्रिटिश काल और स्वतंत्र भारत में क्या कंडीशन थी? सती प्रथा निषेध 1829 विलियम बेंटिंग ने लगाया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई थी। किसने? विलियम बेंटिंग ने, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट बना था 1856 में, ध्यान में रखना है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसको हम शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं, 1929 में बना था। हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937 में बना। अलग रहने और भरण पोषण हेतु स्त्रियों का अधिकार अधिनियम 1946 में बना और दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में बना था। स्वतंत्र भारत में क्या हुआ? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बनाया गया। विशेष विवाह एक्ट 1954 और अस्पृश्यता अपराध एक्ट 1955 बनाया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बनाया गया और हिंदू दत्तक ग्रहण व भरण पोषण का अधिकार 1956 बना। स्त्रियों और कन्याओं हेतु उनके अनैतिक व्यापार पर निरोधक अधिनियम 1956 बनाया गया। तो आधुनिक सामाजिक विधान क्या है? आधुनिक समय में समाज संबंधित नियम क्या है? ब्रिटिश काल में कौन से नियम बने और स्वतंत्र भारत में कौन से नियम बने, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। विवाह मानव समाज के विकास में विवाह एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। विवाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वधु को वर के घर ले जाना। वेस्टरमार्क ने विवाह के लिए कहा है कि विवाह की जड़ें परिवार में है, न कि परिवार की विवाह में। विवाह की जड़ें परिवार में है, न कि परिवार की विवाह में। ये कथन किसका है? वेस्टरमार्क का। विवाह के उद्देश्य क्या है? तो मोरडॉक ने विवाह के 3 उद्देश्य बताएं।
यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतान उत्पत्ति और आर्थिक सहयोग। अब यहाँ पर गिलिन महोदय ने विवाह के 5 उद्देश्य बताए। 5 उद्देश्य हम एक साथ पढ़ते हैं। तो गिलिन महोदय ने विवाह के कौन से 5 उद्देश्य बताए हैं? पहला, पति पत्नी के बीच यौन संबंधों की स्थापना। दूसरा, उनके बीच आर्थिक सहयोग की भावना। तीसरा, भावात्मक संबंधों की स्थापना। और चौथा, वंश या नातेदारी की स्थापना। पांचवा, संतानोत्पत्ति द्वारा परिवार की स्थापना। ये 5 प्रकार के उद्देश्य विवाह से संबंधित किसने बताए हैं? गिलिन महोदय ने। विवाह की परिभाषा क्या है? तो जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। ये परिभाषा किसकी है? W.H.R. गिब्स की। विवाह को कानूनी, धार्मिक तथा सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। इसमें 2 विपरीत लिंग के व्यक्तियों को यौन संबंध स्थापित करने की मान्यता दी जाती है और उन्हें एक दूसरे से सामाजिक व आर्थिक संबंधों का निर्वाह करना होता है। यह परिभाषा किसकी है? मजुमदार व मदान की। विवाह के नियम। कुछ ऐसे नियम जो विशिष्ट समूह या नातेदारी में विवाह करने पर प्रतिबंध लगाते हैं या स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन्हें हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, अंतर्विवाह। यह विवाह का एक ऐसा नियम है जिसमें व्यक्ति को अपने समूह या जाति में विवाह करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भारत में इस प्रकार का विवाह टोडा, भील आदि जनजातियों में प्रचलित है। भारत में सगोत्र विवाह को 1948 में मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है। और बहिर्विवाह। इस प्रकार के विवाह में व्यक्ति को अपनी जाति या समूह के बाहर 4-5 गोत्र छोड़कर विवाह करना होता है। और बहिर्विवाह के निम्नलिखित प्रकार बताए जाते हैं। बहिर्विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं? वंश या गोत्र। अपने ही वंश या गोत्र को छोड़कर इस प्रकार के विवाह कुर्की जनजाति में ज़्यादा होते हैं, अतः इसे कुर्की विवाह भी कहते हैं। टोटम विवाह। धर्म, भाई बहन या किसी एक वस्तु को आराध्य मानने वाले लोग आपस में विवाह नहीं करते हैं, इसको कहते हैं टोटम विवाह। ग्राम बहिर्विवाह। अपने गांव में विवाह करने पर प्रतिबंध, इसको कहते हैं गांव बहिर्विवाह। सपरिवार विवाह। एक ही धर्म ऋषि या देवता को मानने वाले लोग आपस में विवाह नहीं करते हैं। सपिंड विवाह। अपने माता पिता की पीढ़ियों में विवाह करने पर प्रतिबंध। कुल के आधार पर विवाह। अनुलोम विवाह, इसको कुलीन विवाह भी कहते हैं। और प्रतिलोम विवाह। अधिमान्य विवाह। जब जीवन साथी का चुनाव करते समय एक विशेष वर्ग का ही ध्यान रखा जाता है तो उसको कहते हैं अधिमान्य विवाह। और इसके निम्नलिखित प्रकार बताए जाते हैं। सलिंग या सगोत्र या सहदोराज विवाह। सहदोराज विवाह ये क्या है? इसे भाई भाई विवाह या चचेरे मौसेरे भाई बहनों का विवाह भी कहते हैं। सलिंग सगोत्र सहदोराज विवाह, इसे भाई भाई विवाह, चचेरे मौसेरे भाई बहनों का विवाह भी कहते हैं। विलिंग या विगोत्र सहदोराज विवाह। इस प्रकार के विवाह में ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह होता है। इस प्रकार के विवाह में ममेरा फुफेरे भाई बहनों के बीच में विवाह होता है। इसको क्या कहते हैं? विलिंग या विगोत्र सहदोराज विवाह। इस प्रकार के विवाह मणिपुर राज्य के पूर्व जुग्गियों में मामा की बेटी से विवाह एवं गौड़ जनजाति में यह विवाह करना अनिवार्य होता है। गौड़ जनजाति में इसे दूध लौटावा कहते हैं। विलिंग विवाह को किस जनजाति में दूध लौटावा कहा जाता है? गौड़ जनजाति में। देवर विवाह। एक स्त्री का विवाह होने पर यदि उसके पति की मृत्यु हो जाए
और वह अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर ले तो इसे कहते हैं देवर विवाह। ये ध्यान में आपको रखना है। यदि विवाह अपने पति के बड़े भाई से किया जाए तो इस प्रकार का विवाह ज्येष्ठ विवाह कहलाता है। पत्नी भगिनी विवाह, जब व्यक्ति की प्रथम पत्नी की मृत्यु हो जाए और उसकी कोई संतान न होने पर पत्नी की बहन से विवाह करना पत्नी भगिनी विवाह कहलाता है। इस प्रकार के विवाह भारत में भील जनजाति में पाए जाते हैं। कौन सी विवाह? पत्नी भगिनी विवाह। तो पत्नी भगिनी विवाह किस जनजाति में पाए जाते हैं? भील जनजाति में पाए जाते हैं। मित्रों, यहाँ पर परिवार वाला जो ये सामाजिक टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ने से आपको लग रहा होगा कि ये बहुत इजी है। ये इजी इसलिए भी लग सकता है क्योंकि ये हमारे जीवन से संबंधित है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमारी फर्स्ट यूनिट में शामिल है, विवाह वाला मैटर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हर बार रीट में यहाँ से उठाए जाते हैं। पिछले पेपर हम देख सकते हैं, उसके आधार पर ही मैं ऐसा बता रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी हमको पढ़ना अनिवार्य है। आप आराम से देर के साथ में पढ़ते रहे, मुझे पूरा विश्वास है आपको सब चीज़ें आराम से याद हो जाएगी। और यदि आप डिमांड करते हो तो मैं इन नोट्स का PDF आपको उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन अभी आप पूरे धैर्य के साथ में पढ़ते रहे, जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आए उससे संबंधित आप कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है मित्रों, आगे और थोड़ा सा बचा हुआ इसका मैटर पूरा करते हैं इसी वीडियो में, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू कर सके। ये यूनिट पूरी इस वीडियो में हम कर लेते हैं। भारत में संताल जनजाति में विदुर विवाह प्रचलित है। तो किस जनजाति में विदुर विवाह प्रचलित है? संताल जनजाति में। लाखेर व सामा नागा जनजातियों में पुत्र अपनी सगी माँ को छोड़कर अपने पिता अन्य विधवा पत्नियों से विवाह कर लेता है। गोंड जनजाति में दादा पोती के बीच विवाह प्रचलित है। गारो जनजाति के लोग अपनी विधवा सास के साथ विवाह कर लेते हैं। हिंदू विवाह अर्थ, पर्ता व रति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धार्मिक कर्तव्यों के द्वारा किया गया विवाह हिंदू विवाह कहलाता है। और ग्रंथों में हिंदू विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। मुस्लिम विवाह, इस समाज में विवाह को सामाजिक समझौता माना जाता है। किस समाज में विवाह को सामाजिक समझौता माना जाता है? तो वो होगा मुस्लिम समाज। डॉक्टर कपाड़िया की पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में लिखा गया है कि धीरे धीरे इस विवाह का स्वरूप अब समाप्त हो गया है, क्योंकि स्त्रियों के अधिकारों को कम करके पुरुषों के अधिकारों को अधिक मान्यता दी गई है। इस कारण इस समाज में विवाह विच्छेद सामान्य बात हो गई है। मुस्लिम समाज में बहुपत्नी की घटना सामान्य हो गई है, क्योंकि मुस्लिम समाज में अधिक 4 बीवियां रखने का भी प्रावधान है। मुस्लिम समाज में प्रत्येक कार्य कुरान शरीफ के अनुसार होता है, जिनमें कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को शरीयत कहा जाता है। शरीयत के अनुसार विवाह एक शिष्ट समझौता माना जाता है, जिसे निकाह कहते हैं। इसके तहत पति पत्नी को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है शरीयत के अनुसार मुस्लिम समाज में। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये मेहर क्या होती है? मेहर यह विवाह समझौते का प्रतिफल होता है। जो समझौता हुआ है मुस्लिम समाज में, लड़का लड़की के बीच में जो विवाह हुआ है उससे संबंधित एक प्रतिफल होता है मेहर। मेहर का प्रस्ताव लड़के की तरफ से जाता है और लड़की उसे स्वेच्छा से स्वीकृति प्रदान करती है या फिर उसको स्वीकार करती है। निश्चित मेहर, यह मेहर पति पत्नी के बीच होती है। इसमें निश्चित राशि या उपहार तय किया जाता है। स्थगित मेहर, विवाह विच्छेद के समय दी जाने वाली मेहर को स्थगित मेहर कहा जाता है। तो स्थगित मेहर किसे कहा जाता है? विवाह विच्छेद हो गया, उसके बाद में जो मेहर दी जा रही है, जो संपत्ति दी जा रही है, जो धन दिया जा रहा है उस लड़की को जिसके साथ में पुरुष ने विवाह विच्छेद किया है, उसको कहते हैं स्थगित मेहर। मुस्लिम विवाह के प्रकार। निकाह,
इसे सही या उचित विवाह भी कहते हैं। यह शिया व सुन्नी दोनों संप्रदायों में प्रचलित है। मुतहा इसे अस्थायी विवाह भी कहते हैं। यह विवाह कुछ निश्चित अवधि के लिए होता है। इससे उत्पन्न संतान वैध व पत्नी को अवैध माना जाता है। तो मुस्लिम समाज में किस विवाह के दौरान हुई संतान को वैध व पत्नी को अवैध माना जाता है? तो वो होगा मुतहा। कासिद विवाह, इसे भी अनियमित विवाह कहा गया है। निकाह में आवश्यक शर्तों की कमी होती है। बातिल विवाह, मुस्लिम समाज में यह विवाह शरीयत के नियमों की अवहेलना करता है, इसे अवैध माना गया है। तो मुस्लिम समाज में किस प्रकार का विवाह शरीयत के नियमों की अवहेलना करता है? तो वो होगा बातिल विवाह। यहाँ हम देखते हैं विवाह विच्छेद या तलाक क्या होता है। मुस्लिम समाज में विवाह विच्छेद को क्या कहते हैं? तलाक कहते हैं। इला क्या है? जब पति कसम खाकर 4 या अधिक महीनों तक पत्नी के साथ यौन संबंध नहीं रखने की प्रतिज्ञा करता है तो इसे इला कहते हैं। ये तलाक का ही एक प्रकार है मुस्लिम समाज के अंदर। जीहर, पति अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसी स्त्री के साथ करता है जिसके साथ संबंध रखना वर्जित होता है, जीहर कहलाता है। समझ गए? यहाँ पर समझाने की आवश्यकता नहीं है, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो आराम से समझ गए होंगे। एक बार लाइन को पूरा जोर देकर पूरा ध्यान लगाकर ध्यान से पढ़ो तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जीहर क्या है? पति अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसी स्त्री के साथ करता है जिसके साथ में संबंध रखना वर्जित होता है, जीहर कहलाता है। लियान, इसमें पति अपनी पत्नी पर व्यभिचारण का आरोप लगाता है, इसको लियान कहते हैं। तो ये विवाह विच्छेद, ये तलाक के प्रकार है मुस्लिम समाज के अंतर्गत, इला, जीहर और लियान। अब जनजातियों में कौन से विवाह प्रचलित है इनको देखते हैं। जनजातियों में प्रचलित विवाह, परविक्षा विवाह। इस प्रकार के विवाह में पति पत्नी विवाह से कुछ समय पूर्व एक साथ निवास करते हैं ताकि वे एक दूसरे के स्वभाव को समझ सके। इस अवधि के दौरान वे वैवाहिक सुख भोगने के अधिकारी होते हैं। यदि दोनों में सामंजस्य हो जाए तो लड़के को लड़की के माता पिता को कुछ पैसा देना होता है। इस प्रकार के विवाह दारलुंग व कुकी जनजाति में प्रचलित है। हरण विवाह, इस प्रकार के विवाह में युवक युवती के परिवार की सहमति के बिना उसका अपहरण कर ले जाता है। मध्य प्रदेश की जनजातियों में इस प्रकार के विवाह को अपरटिपी विवाह कहते हैं। परीक्षा विवाह, इस प्रकार के विवाह से पूर्व लड़के के शौर्य व साहस की परीक्षा होती है, पास होने पर उसका विवाह कर दिया जाता है। इस प्रकार के विवाह भील व खासी जनजाति में प्रचलित है। गुजरात के भीलों में इस विवाह को गोल गधेड़ो कहते हैं। तो गुजरात में किस प्रकार के विवाह को गोल गधेड़ो कहा जाता है? तो वो होगा परीक्षा विवाह। क्रय विवाह, वधू के परिवार को कुछ पैसे देकर विवाह किया जाता है। इस प्रकार के विवाह सासी जनजाति में प्रचलित है। सेवा विवाह, इस प्रकार के विवाह से पूर्व लड़के को लड़की के माता पिता की सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है और इस प्रकार होने वाला विवाह कहलाता है सेवा विवाह। हिमालय के गुर्जर व यूपी की कच्छ जनजाति में इस प्रकार का विवाह पाया जाता है सेवा विवाह। विनिमय आड़ा साटा विवाह, इस प्रकार का विवाह वधु मूल्य से बचने का एक तरीका है। इसमें दो परिवार आपस में लड़कियों का लेन देन करते हैं। महापलायन विवाह, लड़का लड़की आपसी सहमति से विवाह करते हैं, इसको कहते हैं महापलायन विवाह। अब नया विषय हमारा लैंगिक संवेदनशीलता क्या होती है। लिंग बोध या जेंडर एक ऐसा शब्द है जो आसानी से स्पष्ट नहीं होता है। जेंडर स्त्री व पुरुष की उन सभी असमानताओं को समझाने का प्रयास करता है, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक जीवन से संबंधित हो। लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ क्या होता है?
स्त्री पुरुष दोनों के प्रति समभाव अनुभव करना, दोनों के प्रति समान भाव होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए लेडीज और जेंट्स के अंदर। उन दोनों में लिंग विषमता के आधार पर कार्य व्यवहार और परंपराओं का बंटवारा करना ही लैंगिक संवेदनशीलता कहलाता है। 61वें नेशनल सर्वे 2004-05 के अनुसार भारत में लगभग 83.6% महिलाएं खेतों का कार्य या परिवार के कार्यों को करती है, जो कि भारत की प्राचीन रूढ़िवादिता को दर्शाता है। वर्तमान में यह स्थितियां बदल गई है। अब महिलाएं घर का काम ही नहीं करती, वो बाहर का काम भी करती है, ऑफिस का काम भी करती है, नौकरी भी करती है, सेना में भी काम करती है। महिलाएं आज घर के कामों को छोड़कर या फिर उनको करते हुए और भी अन्य ऐसे कार्य करती है जो पुरुष करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लैंगिक जो भेदभाव था उसको वर्तमान में समाप्त होता हुआ हम देख सकते हैं। इन रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए झारखंड की लक्ष्मी लखारा, जो कि एक गरीब आदिवासी परिवार की महिला थी, उसने उत्तरी रेलवे की प्रथम इंजन रेल चालिका बनने का अवसर प्राप्त किया। या फिर यूं कहे कि जो झारखंड की लक्ष्मी लखारा नाम की जो आदिवासी गरीब की जो लड़की थी, आदिवासी परिवार में गरीब परिवार की जो लड़की थी, उत्तरी रेलवे की प्रथम महिला इंजन चालिका बनने का क्या बोलते हैं गर्व प्राप्त किया या फिर अवसर प्राप्त किया। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से हमारी पहली यूनिट पूरी कर लेते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे की दूसरी यूनिट हमारी जो भी है उसको देखेंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ पर मैं पहली यूनिट से संबंधित 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस सहित, तो उन 5 वीडियो को आप देख सके, आप आराम से उनको देखकर अपनी तैयारी कर सकते हो। मित्रों, यहाँ पर मैं रीट की भर्ती आने से लेकर रीट का एग्ज़ाम होने तक सामाजिक विज्ञान विषय की पूरी तैयारी कराने का मेरा लक्ष्य है और इसमें आप लोगों का सक्रिय सहयोग रहेगा तो मैं रेगुलर यहाँ पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा मित्रों। और इन नोट्स की PDF भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूँगा, वहाँ से आप आराम से इनका प्रिंट निकाल कर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण विधियाँ है वो शिक्षण विधियाँ भी मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा, वो भी मैं मेरे नोट्स जो भी जैसे भी बनाए हुए हैं वो सब मैं आपके सामने पब्लिक करूँगा ताकि आप भी उनका फ़ायदा उठा सको। इससे मेरे को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, जो जितना याद रख सकेगा उसको उतना फ़ायदा होगा। अब ये निर्भर करता है कि हम कितना याद रख सकते हैं पढ़े हुए में से। ठीक है मित्रों, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, उनको भी बताएं ताकि वो भी अपनी तैयारी रख सके, कर सके और वो भी अपना फ़ायदा ले सके इस प्रकार के नोट से, इस प्रकार के वीडियो से। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जो भी मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँगा उनके। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नई जानकारी के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।